तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि थर्मोडायनामिक्स मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ और अभी कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो मैं करा देती हूँ, थर्मोकेमिस्ट्री का भी थोड़ा बहुत। तो क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको वो नहीं आएंगे तो फिर आप इजी से इजी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो वो भी मैं यहाँ पे कवर करवा देती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से हमने पढ़ा है हीट ऑफ रिएक्शन। मैंने आपको हीट ऑफ रिएक्शन पूरा पढ़ाया है, आपको मैंने बताया है कि हम कह सकते हैं एंथैल्पी चेंज कह सकते हैं या चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, अच्छा ये हम बोल सकते हैं रिएक्शन की एंथैल्पी। मतलब जब भी हम बात करें एंथैल्पी का चेंज किसी भी रिएक्शन के अंदर, तो उसको हमने नाम क्या दे दिया, रिएक्शन की एंथैल्पी। ठीक है, तो हम इसके लिए सिंबल यूज करते हैं डेल एच। ठीक है, अब हमने देखो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, रिएक्शन की एंथैल्पी अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, समेशन ऑफ एच ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एच ऑफ रिएक्टेंट। ये आपका इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखो। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच आर एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट। समझ रहे हो आप मेरी बात, इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट। ठीक है ना, आप ध्यान से सुनो इस बात को कि जब भी हम डेल एच जो होता है, हमने पढ़ा है नेगेटिव, ठीक है, और डेल एच पढ़ा है हमने पॉजिटिव। ये मैंने बता चुकी हूँ। कब होता है नेगेटिव, जब हम बात करें एक्सोथर्मिक का केस हो तो हमने उसका डेल एच क्या होता है, नेगेटिव। और डेल एच पॉजिटिव कब होता है, जब एंडोथर्मिक का केस हो। किसका केस हो, एंडोथर्मिक का केस हो। ठीक है, एंडोथर्मिक का केस हो। अच्छा अब देखो कैसे होता है, यहाँ पे अगर आप पढ़ रहे हो ध्यान से देखना, यहाँ पे कैसे होता है, जब एक्सोथर्मिक की होगा तो नेगेटिव कब आएगा, जब आपका एच आर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी प्रोडक्ट से। जब आपका एच आर जो है वो ज्यादा हो जाएगा एच पी से, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये ज्यादा हो जाएगा इससे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की, ज्यादा माइनस में आएगी वैल्यू। ठीक है, एंडोथर्मिक का केस में क्या होता है, इसमें आप पढ़ते हो यहाँ पे, तो आप कहते हो इसके अंदर अगर हम इसमें रख के देखते हैं तो इसके अंदर क्या होगा कि प्रोडक्ट की एनर्जी अगर रिएक्टेंट से ज़्यादा हो जाएगी, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी रिएक्टेंट से, तो एंथैल्पी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, तो डेल एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो समझ में आया, ये कब होता है, जब ये हो और ये हो। आपको मैंने ग्राफ भी पढ़ा है, सिंपली ग्राफ भी पूछ लेते हैं, एनर्जी और फेज ऑफ रिएक्शन का अगर हमने ग्राफ पढ़ा है, ये भी आपने पढ़ा है। यहाँ पे मैं 2 ग्राफ बना देती हूँ, फिर से मैं करा चुकी हूँ ये, फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ, फेज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, अगर ये है रिएक्टेंट और आपके पास ये ग्राफ मिल जाता है, ये है प्रोडक्ट। ध्यान सुनना, ये प्रोडक्ट, एक ऐसे ग्राफ मिल गया, एक आपको ग्राफ किस तरीके से मिल गया, ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये मैंने पूरा खोल के बताया पीछे क्लासेस में। मैं यहाँ पे आपको और सिंपल तरीके से बताती हूँ। यहाँ पे देखो रिएक्टेंट की एनर्जी, देखो यहाँ से देखो एनर्जी, यहाँ देखो आप, यहाँ पे क्या है रिएक्टेंट और यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट। पहले एनर्जी क्या थी, बढ़ रही थी, फिर एनर्जी क्या हो गई, कम। आप खुद देखो एनर्जी क्या हो गई, अब एनर्जी क्या हो रही है, कम की तरफ जा रही है। तो ये ग्राफ किसके लिए हो जाएगा, एक्सोथर्मिक के लिए, और अच्छे से मैंने उसमें बता रखा है पीछे की क्लासेस में। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैं ये सिर्फ सिंपल तरीके से आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ। यहाँ पे क्या हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। आप इधर देखो, एनर्जी सिर्फ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो एनर्जी बढ़ रही है, डेल एच की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो मतलब हम इसके लिए किसके लिए यूज करेंगे, ये ग्राफ होगा, हम बता देंगे ये एंडोथर्मिक का ग्राफ है। ठीक है, ये मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया, ये ध्यान रखना इस चीज को कि ये एक्सोथर्मिक का, ये एंडोथर्मिक का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो देखो, और अगर मैंने ये सब पीछे कैसे बताया था, मैंने आपको पीछे भी बताया था कैसे, कि आप देख लो यहाँ पे रिएक्टेंट की अगर एनर्जी देखते हो, रिएक्टेंट की ज्यादा है, प्रोडक्ट की क्या है, यहाँ पे एनर्जी कम है। तो जब रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाएगी तो रिएक्शन क्या, जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। तो ये ग्राफ किसका है, एक्सोथर्मिक का। यहाँ पे देख लो आप, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका हो गया, एंडोथर्मिक का। समझ गए आप मेरी बात। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ एक चीज और, मैं आपको बता देती हूँ। जब भी हम एक एप्लीकेशन और बता देती हूँ मैं इसकी, कि जब भी हम बात करें किसकी, बॉन्ड एनर्जी की बात करें, हम जब भी बात करें बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें, स्टैंडर्ड एंथैल्पी अगर किसी भी रिएक्शन की अगर आपको निकालनी हो, किससे रिलेटेड, अगर बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको किसी भी गैसियस स्टेट में गिवन हो और उसमें आपसे पूछ ले कि बताओ इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होगी, तो वो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, अगर बात करी जाए बॉन्ड एंथैल्पी, अगर आपसे पूछ ली जाए कि एंथैल्पी बताओ इन केस ऑफ बॉन्ड, जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करी जाए या बॉन्ड एंथैल्पी जो भी चेंज हो रही हो उसके केस में अगर बात करी जाए, तो डेल एच कैसे निकालोगे। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, अगर हम बात करें बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, हम बोल सकते हैं इसको कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू डिसोशिएट 1 मोल ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। भाई 2 एटम है, ए और बी है, इन्हीं के बीच में तो बॉन्ड है। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को डिसोशिएट करने के लिए, इस 1 मोल बॉन्ड को डिसोशिएट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है वो बॉन्ड एनर्जी होती है। या इसको हम कैसे कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी, हम बोल रहे हैं रिलीज हो रही हो जब 1 मोल बॉन्ड जो हो इस तरीके का बन रहा हो, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही हो वो भी क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी
एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। अगर हम बात करें किसकी, देखो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बात करें या आप उसको कह सकते हो एक तरह से हीट ऑफ रिएक्शन की बात करें। भाई अगर आपसे कोई भी इस तरीके से बोल सकता है ना कि हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, आपसे बोल दे एंथैल्पी क्या होगी, जब ये केस हो, जब केस हो किसका, बॉन्ड डिसोसिएशन का केस हो, तो उस टाइम अगर आपसे हीट ऑफ रिएक्शन पूछे तो आप क्या लिखोगे। आपसे अगर बॉन्ड डिसोसिएशन का केस आ रहा हो, आपको गिवन हो बॉन्ड एंथैल्पी गिवन हो, डिसोसिएशन छोड़ो बॉन्ड एंथैल्पी अगर आपको गिवन हो और आपसे पूछ ले बताओ इसकी हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला जो होता है हीट ऑफ रिएक्शन का वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, और वो याद रखना समेशन ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कह सकते हो यहाँ पे, या बॉन्ड एंथैल्पी कह सकते हो ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये होता है, इसको आप ऐसे लिख लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या आप इसको लिख सकते हो कि इसकी अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी आपसे पूछ ली जाए कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होती है, तो वो होती है बॉन्ड एंथैल्पी अगर बॉन्ड की एंथैल्पी गिवन हो माइनस किसकी केस में, रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला होता है। ये चीजें याद रखना, ये फॉर्मूले उल्टे सीधे नहीं करने, कहीं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, कहीं रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, लेकिन वो केस क्या है वो देखते रहना। ठीक है, अगर आप नॉर्मली आपसे कोई पूछे व्हाट इज द जो है आपसे पूछ ले कि रिएक्शन एंथैल्पी क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन क्या है उस रिएक्शन की, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। आप समझ गए होंगे यहाँ तक तो। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाती हूँ। यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी हैसला, ठीक है, हैसला ऑफ, ठीक है, हैसला ऑफ कांस्टेंट, मैं पूरा लिख देती हूँ, ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ठीक है, ये पढ़ाती हूँ मैं आपको हैसला क्या होता है। देखो क्वेश्चन आते हैं, देखो अगर कोई रिएक्शन बहुत सारे सेवरल स्टेप्स में क्या हो रही हो, कोई रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही हो, कोई रिएक्शन हो रही है बहुत सारे स्टेप्स में हो रही हो, ठीक है, और उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी अगर आपसे कोई पूछ ले तो वो कैसे निकालोगे, आप सम कर दोगे सभी स्टैंडर्ड एंथैल्पीज और जितने भी आपके स्टेप्स में गिवन हो उन सबका प्लस कर दोगे, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपके पास टोटल जो रिएक्शन है उसका जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी वो मिल जाएगा। कैसे निकालोगे आप इसको, जैसे कोई आपकी रिएक्शन हो रही है ए से बी हो रही है, मान लो ए से हमारा बी बन रहा है और आपसे पूछ ले इसमें हीट ऑफ रिएक्शन जो होगी उसकी मान लो डेल एच गिवन है आपके पास, ध्यान सुनना क्या गिवन है, डेल एच। ठीक है, एंथैल्पी आपके पास गिवन है। ठीक है, लेकिन ये जो रिएक्शन है ये कैसे हो रही होगी, ये ऐसे हो रही है, एक तो ए से सी गया होगा, फिर सी से क्या होगा, बी गया होगा, ये दो स्टेप में ये रिएक्शन हो रही है। ये हमें ए से बी बनाना है, मतलब ए से बी बनाना, तो कैसे बना होगा, ए से सी गया होगा फिर सी से बी, मतलब इंटरमीडिएट बना है आपके पास सी। क्या बना है, इंटरमीडिएट कौन सा बना है आपके पास, सी, और इसके पास आपके डेल एच की वैल्यू गिवन है, इस स्टेप में 1 डेल एच 1 है और इस स्टेप में डेल एच 2 है। ठीक है, इस स्टेप में क्या है, डेल एच 2 है। अब कोई आपसे पूछ ले कि स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी क्या होगी इस रिएक्शन की, तो आप कैसे लिखोगे उसे, हैसला क्या कहता है, वो सम होता है उन सभी आप जो स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उन सभी स्टेप्स की जो एंथैल्पीज होती हैं उन सब का सम होता है। अगर आपको इसकी लिखनी हो स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी क्या होगी, वो क्या हो जाएगा इन सब रिएक्शन की, अगर कोई आपसे पूछ ले तो वो क्या होगी, सम ऑफ, क्या हो जाएगी, सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ इंटरमीडिएट रिएक्शन into which the overall reaction may be divided, ठीक है, at the same temperature। ठीक है, देखो ध्यान सुनो, मैंने क्या बोला, अगर आपको स्टैंडर्ड रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है तो आप क्या करोगे, वो किसके बराबर होती है, जो बाकी जितनी भी आपके पास जो इंटरमीडिएट रिएक्शंस होती है, भाई इससे ये बना फिर इससे ये बना, तो जो अलग अलग स्टेप में जो रिएक्शन जो कंप्लीट हो रही है, 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है, तो ये इन दोनों स्टेप की जो आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पीज गिवन होगी उन सबका सम कर दो। मतलब क्या होगा, डेल एच क्या कह रहा है ये कि डेल एच इज अ सम ऑफ डेल एच 1 प्लस डेल एच 2। समझ रहे हो, ये कहा है डेल एच इज इक्वल टू डेल एच सम ऑफ डेल एच 1 डेल एच 2। किसी भी रिएक्शन की अगर निकालनी हो तो वो ये होती है, इस रिएक्शन की जो आपके पास गिवन है और इस रिएक्शन की जो आपके पास गिवन है। समझ रहे हो आप मेरी बात, तो इस तरीके से ये निकालना होता है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर, एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से पेपर में आता है। आपको क्या ध्यान रख रहा है, जो क्वेश्चन है आपके पास, कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2, ठीक है,
CO गैस, ये बन गया आपके पास। और इसके अंदर डेल H आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो आपके पास गिवन है -x, ठीक है, इसकी वैल्यू ये गिवन है। आपके पास दूसरा बन रहा है CO + ½ O2, CO2 गिवन है, ठीक है, और ये गैस में है, और इसके लिए जो डेल H की वैल्यू है वो क्या गिवन है आपके पास -y, ठीक है। अच्छा, अब आपसे पूछ ले कि हीट ऑफ रिएक्शन बताओ, क्या बताओ, हीट ऑफ रिएक्शन बताओ, किसकी बताओ, कौन सी रिएक्शन की, कार्बन सॉलिड + O2, ठीक है, और क्या बना रहा है CO2, और इसकी डेल H बताओ। अब कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनो। इसमें क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए आपको, सॉलिड चाहिए, कार्बन सॉलिड ये रहा, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए आपके पास 1 मोल, ये देखो ये रहा, ये हाफ रहा, ये हाफ रहा, 1 1 हो गया। आपके पास क्या चाहिए, CO2 चाहिए, मतलब आपको ओवरऑल ये रिएक्शन चाहिए। तो जब आप इन दोनों रिएक्शन का सम करोगे इस तरीके से, तो आप, मैं अभी इसी में बता देती हूँ आपको, आप सम करोगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से CO कट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जब ये काट दोगे तो आपके पास ओवरऑल आपके पास ये रिएक्शन आ जाएगी, ½ O2 1 मोल हो गया। तो ये आपके पास ओवरऑल ये रिएक्शन बन के आ गई। तो आपने क्या किया, इन दोनों का सम किया, तो आप इसकी डेल H की वैल्यू पूछोगे, क्या आएगा, डेल H की वैल्यू क्या होगी, जो इसकी वैल्यू -x, मतलब आप इसको ऐसे लिख लो, डेल H1 डेल Hy2, ठीक है। तो आपने कैसे लिखा, डेल H लिखा डेल H1 + डेल H2, ठीक है। डेल H1 क्या है -x, और ये क्या है -y। तो आपके पास जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो क्या आ जाएगी आपके पास का आंसर आ जाएगा -x या -y, ये आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने, समझ रहे हो आप मेरी बात। अगर क्या होता, अगर उल्टा हो जाता, मतलब क्या करना है आपको, जैसे कि अगर इस तरीके से होता, देखो ऐसे होता ये रिएक्शन, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपके पास कुछ ऐसा होता कि A + B करने से हमें मिल रहा है C, ध्यान से सुनना, और उसके लिए डेल H की वैल्यू है कुछ भी, आपके पास x है, जो भी है, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपको पता है B प्लस जो हमारे पास क्या मिल रहा है, B+, अगर हम बात करें यहाँ पे ऐसे दे दिया, E दे दिया, और हमें मिल रहा है D। ध्यान से सुनना, B + E है, हमें मिल रहा है D। हमारे पास रिएक्शन होनी चाहिए A प्लस अगर हम करें यहाँ पे D, ठीक है, और हमें रिएक्शन में मिलना चाहिए यहाँ पे E। तो हमें इस तरीके से गिवन हो E + C, इस तरीके से हमें ये गिवन हो, और इससे पूछ ले कि आपके डेल H की वैल्यू बताओ, कैसे निकालोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपने देखा इसकी भी डेल H जो वैल्यू है वो y गिवन है। आप कैसे करोगे, आपने देखा कि ये रिएक्शन हमें ये वाली कैसे मिलेगी, जब हमने क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया। इस रिएक्शन को उल्टा करेंगे तभी तो D इधर आएगा भाई, इस रिएक्शन को आप उल्टा कर दो, इसको उल्टा करो। अब आपको उसको उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि आपको ये चाहिए, रिएक्टेंट में आपको A और D चाहिए। तो आपने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। इसको उल्टा करते ही आपने क्या बन गया, B + E, ये कर दिया आपने। इस रिएक्शन को क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया। आपके पास क्या मिल गया, A प्लस क्या आ गया D, B से क्या कट गया, B कट गया, इधर क्या आ गया, इक्वल टू में क्या आ गया, E + C। अब आपके पास क्या हो गई, ये रिएक्शन मिल गई, रिएक्टेंट ये आ गए और प्रोडक्ट ये आ गया। तो आपने क्या किया, अब आपसे पूछ ले, कोई इससे पूछ रहा है डेल्टा H की वैल्यू निकालो, तो अब डेल H कैसे निकालोगे आप, पहले का क्या किया, हमने क्या किया, इसमें से इसको उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, इसको उल्टा करते ही क्या हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, अभी प्लस में वैल्यू है, फिर ये माइनस में हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात, क्या हो जाएगी, माइनस में। तो अब इसके लिए कैसे निकालोगे, आपने प्लस दिस, ठीक है, तो ये हो जाएगा x - y, ठीक है, समझ रहे हो। तो कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, आप देख लो कि आपसे उस रिएक्शन में मांगा क्या है, कौन कौन से रिएक्टेंट है, कौन कौन से प्रोडक्ट है, और किस तरीके से आपको उल्टा सीधा करके उस रिएक्शन को करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो जो मेरे साथ हमेशा होता है वो इस बार भी हो गया, मेरे फ़ोन में वीडियो बंद हो गई और मुझे पता ही नहीं चला, और मैंने ये पेज पूरा पढ़ा भी दिया था, ठीक है। तो मैं इसी को अब दोबारा रिपीट नहीं करके मैं इसी को समझा देती हूँ आपको। एक मिनट, हवा बहुत चल रही है यार, इस परेशान कर दिया। देखो हाँ, तो मैं किसकी बात कर रही थी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रही थी। ये आपको बहुत समझना, बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को चलो अब हम समझते हैं। मैंने बोला आपको कि जब 1 मोल कंपाउंड, कोई भी हम 1 मोल बना रहे, सब्सटेंस बना रहे हैं या कंपाउंड कह सकते हो आप, कोई भी हम चीज़ बना रहे हैं, 1 मोल बना रहे हो, ये ध्यान रखना। बनाना कितना है, स्टैंडर्ड की बात करें ना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो उसमें 1 मोल ही होना चाहिए। अगर आप उसका 1 मोल नहीं लेके 2-3 मोल ले लोगे तो वो स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। तो 1 मोल की ही बात करेंगे। 1 मोल आप किसी चीज़ को बना रहे हो, और किससे बना रहे हो, वो उसी के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बना रहे हो जो किस में हो, अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हो। तो आपने x y जो भी एलिमेंट आपने लिए और वो क्या है, अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, उनसे आप क्या बना रहे हो, 1 मोल आप कंपाउंड बना रहे हो। तो उसके दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मैंने आपको ये समझाया। डेल H ये इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे, ठीक है।
इसका रिप्रेजेंटेशन होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का। मैंने आपको बताया जब भी देखो मैंने आपको एक चार्ट लिखवाया, आप प्लीज लिख लेना इसको अच्छे से कि हम कभी भी अगर चेक करेंगे इनकी अगर एंथैल्पी चेंज अगर देखेंगे हम एंथैल्पी देखेंगे इनके अंदर स्टैंडर्ड स्टेट में, तो ये इन सब की क्या होती है, ये सारे क्या होता है नेचर में इस फॉर्म में मिलते हैं। कहने का मतलब ये है, तो इनकी अगर आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर इनका किसी का भी देखोगे तो ये इन सब के लिए वैल्यू क्या होगी, वो 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे पास आ गया कि हमने अमोनिया का फॉर्मेशन किया, तो जिसका भी हम फॉर्मेशन करेंगे मैंने बोला उसको हमेशा आप रखोगे, ये लेफ्ट साइड होती है राइट साइड, तो राइट साइड में रखोगे फॉर्मेशन के दौरान, जिसका भी फॉर्मेशन करते हो उसको राइट साइड रखोगे। और वो किससे बन रहा है? वो बनेगा अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनेगा, जो वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में जिस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उन्हीं से बन रहा है। तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बन रहा है, तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में? ये देखो N2 गैस के फॉर्म में, आपने लिख लिया N2 गैस, ठीक है। हाइड्रोजन किस फॉर्म में? हाइड्रोजन आपने देखा H2 गैस के फॉर्म में, H2 गैस। उसके बाद आप करोगे रिएक्शन को बैलेंस, और मैंने क्या बोला एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में क्या रखना है आपको? 1 मोल रखना है उसका। कितना रखना है? 1 मोल रखना है। तो 1 मोल कैसे बनेगा? बैलेंस करो, चलो 1 नाइट्रोजन हाफ कर दो, और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 3 है, तो इधर क्या हो जाएगा 3/2। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। इस तरीके से आपको किसी भी चीज की फॉर्मेशन करनी है, समझ रहे हो आप मेरी बात? इस तरीके से आपको उसको करना है, ठीक है। फिर मैंने आपको समझाया एंथैल्पी ऑफ कंबशन। इसका मतलब क्या होता है कि एनर्जी चेंज, भाई कितनी उसमें एनर्जी का चेंज हुआ जब 1 मोल कंपाउंड का हमने क्या कर दिया? कंबशन कर दिया। एक्सेस एयर की प्रेजेंस में हमने 1 मोल कंपाउंड का क्या कर दिया? कंबशन कर दिया। तो उसके दौरान क्या एंथैल्पी में चेंज हुआ, वो होगी एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी बोल सकते हो, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ये इस तरीके से, ठीक है। आप इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हो कंबशन को, ध्यान रखना इस तरीके से। जैसे मतलब आपने बोल दिया कि मान लो मेरे को हाइड्रोजन की बात करनी है, मेरे को इसका कंबशन करना है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने क्या करा? इसका कंबशन किया। एक्सेस ऑफ एयर की बोला था ना हमने, तो यहाँ पे क्या बनेगा? हमें लिक्विड मिल गया, ठीक है। तो ये होगा कंबशन की रिएक्शन। जिसका भी अब मेरे को मान लो ये इसका कंबशन करना था, तो इसका कंबशन किया, तो मैंने इसको कहाँ रखा? लेफ्ट साइड में। तो जिसका भी कंबशन करना है उसको लेफ्ट में रखोगे, ठीक है। और उसके बाद पूरी रिएक्शन करने के बाद उसके हिसाब से आप रिएक्शन को बैलेंस कर दोगे सारी, तो ये रिएक्शन आप बैलेंस कर दो, ठीक है। तो 1 मोल कंपाउंड का ही एक ही लेना है, ध्यान रखना कितना लेना है? एक ही लेना है। तो आपके पास ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो याद रखो जब इसकी बात आए, किसकी? फॉर्मेशन की बात आए, फॉर्मेशन डेल एच ऑफ फॉर्मेशन की बात आए, तो आपको हमेशा कैसे निकालना उसका एंथैल्पी चेंज? आपको लिखना है ये फॉर्मूला, एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट। ये याद रखना, आपको ये फॉर्मूला लिखना है, भूलना नहीं है। और अगर कंबशन की बात आए तो उसके लिए अगर एल डेल एच निकाल रहे हो तो आप कैसे निकलते हो? एच रिएक्टेंट माइनस एच प्रोडक्ट। ये कंबशन के केस में होता है। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। मैंने ये बताया कि आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं। तो मैंने अभी तक यहाँ पे आपको यही समझाया कि आपको इस तरीके से करना है, समझ रहे हो आप? इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आई हूँ, मैं आपको वो क्वेश्चन कराती हूँ, ठीक है। आप उस क्वेश्चन को देखो, आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास गिवन है, ठीक है। और आपसे पूछ लिया है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr बताओ, ठीक है। HBr की मतलब फॉर्मेशन के लिए एंथैल्पी क्या होगी उसके लिए बताओ। तो आपको रिएक्शन किस तरीके से करनी? पहले तो आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन करके दिखाने, रिएक्शन दे रहा है, इसका मतलब आपको बनाना क्या है? HBr बनाना है, HBr बनाना है। चलो बनाएंगे, उसको कहाँ रखेंगे? राइट साइड में। और बनाना कितना है? याद रखना है 1 मोल, ठीक है। अभी बनेगा किससे? ये अपने ही जो एलिमेंट्स है जो उसके स्टैंडर्ड स्टेट में, उन्हीं को देखेंगे। एक हाइड्रोजन से और दूसरा क्या बन रहा है? ये ब्रोमीन से। अच्छा चेक करो, हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है? H2 के फॉर्म में होता है अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में। अच्छा ब्रोमीन किस फॉर्म में होता है? ब्रोमीन अपना लिक्विड के फॉर्म में होता है, Br2 लिक्विड, ठीक है। ये आपने कर लिया। अब क्या करना है? आप इसको बैलेंस कर दो इस रिएक्शन के हिसाब से। HBr जो है यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन, तो इसको हाफ कर दो और इसको हाफ कर दो, तो आपके पास ये फॉर्मेशन की रिएक्शन बन के आ गई। अब चेक करो आंसर्स में, ये देखो आपके पास ये आंसर है, ठीक है। 1 मोल बन रहा है, यहाँ पे कितना? यहाँ पे भी 1 ही मोल बन रहा है, पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको बैलेंस नहीं है इक्वेशन। यहाँ पे कितना? यहाँ पे 2 मोल बन रहे हैं, तो ये हम लेंगे ही नहीं क्योंकि स्टैंडर्ड की बात हुई नहीं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी रही नहीं। अब ये अब देखो, अगर यहाँ पे ऐसे भी दे दे, सुनो ध्यान से सुनना मेरी बात, एक और मैंने ऑप्शन लिखा नहीं यहाँ पे। अगर ये ऐसे दे दे आपको 4th ऑप्शन कि हाफ H2 गैस प्लस हाफ Br2 गैस और HBr गैस, ठीक है। तो अब आप कंफ्यूज मत ना होना इन दोनों में, आपको इसीलिए मैंने कहा कि इनकी स्टैंडर्ड स्टेट याद कर लो। ये गैस में होता है, ठीक है। ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड में होता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। तो फिर आपके पास कौन सा ऑप्शन बचा? आपके पास ये वाला ऑप्शन बचा, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ऐसे आपको एक और क्वेश्चन गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। आपको गिवन है क्वेश्चन में कि आपके पास C2H2 प्लस 2H2 और C2H6 ये दे दिया गैस, ये दे दी गैस और ये दे दी गैस, ठीक है। ये आपको रिएक्शन गिवन है। इसमें आपको बोल दिया कि अगर आपको क्या गिवन है? एंथैल्पी, क्वेश्चन में गिवन है एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन है।
कंबशन किसकी गिवन है, एक तो C2H2 की कंबशन की एंथैल्पी गिवन है, कितनी गिवन है आपके पास, गिवन है x1, ठीक है। दूसरा आपके पास C2H6 की एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन है, कितना है x3। अब आपसे एक आपको गिवन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, किसकी फॉर्मेशन की एंथैल्पी गिवन है, ऑफ H2O, वो कितनी गिवन है, x2। और आपसे पूछ लिए कि बताओ रिएक्शन की एंथैल्पी क्या होगी, रिएक्शन की एंथैल्पी क्या होगी। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, बताओ कैसे करो, एक मिनट रुक जाओ, मेरे को अपना सामान, हाँ। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, देखो आपको गिवन है एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है, इसका भी कंबशन की गिवन है, ठीक है, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अभी मैंने आपको क्या सिखाया था कि किस तरीके से आपको रिएक्शंस करनी है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसका हो रहा है, आप देखो पहले किसका है, C2H6, इस रिएक्शन को लिख लो, हमें ओवरऑल ये रिएक्शन लेके आनी है, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका कंबशन कर रहे हो आप, ठीक है। आपने इसका कंबशन किया तो कंबशन में CO2 प्लस वाटर बनता है, ठीक है, CO2 प्लस वाटर बनता है, याद रखना। अगर हमने किया C2H6, इसकी भी एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन है, तो इसका भी कंबशन हो गया और हमें मिल गया CO2 प्लस वाटर। ध्यान सुना, इसके लिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है HC1 जो है वैल्यू, HC इसके लिए जो है 1 की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, x1, और इसके लिए HC2 ले लो, उसको कंबशन कितना गिवन है आपके पास, x3, ये गिवन है, ठीक है। एक मिनट, अब इसके लिए क्या है, नेक्स्ट क्या है, वाटर, क्योंकि हमें यहाँ वाटर मिल रहा है, तो वाटर की फॉर्मेशन के लिए कितना गिवन है। अब किसकी फॉर्मेशन करनी है, वाटर की, जिसकी फॉर्मेशन करनी है उसको राइट साइड में किससे बनेगा, ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में, और O2 ऐसे होगा। अब इसको बैलेंस करो, इस रिएक्शन को, इन सबको बैलेंस करके देखो सभी रिएक्शंस को, ठीक है। नंबर 1 से चलते हैं, C2H2 का जो हमने कंबशन किया तो यहाँ पे करते हैं, देखो यहाँ पे कितने बनने हैं हमारे पास, 2 CO2। अब यहाँ पे तो एक ही मोल बनाना है ना, एक जो कितना गिनती ये है, तो यहाँ पे C2 कितने हैं, 2, यहाँ पे कार्बन कितना है, एक, तो 2C2 कर दिया आपने, कर दिया। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2 4, और हमारे पास कितने हो गए, 5 ऑक्सीजन हो गए। और हमें चाहिए कितने ऑक्सीजन, यहाँ पे हमें कितना चाहिए, 5 ऑक्सीजन चाहिए। तो हम इसको अब कैसे बैलेंस करेंगे, हम करेंगे इसको 5/2 से, 2 से 2 कट जाएगा और 5 ऑक्सीजन हमें मिल गए, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट करते हैं, चलो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2, तो हमें 2 चाहिए, हमने कर दिया, ठीक है। क्योंकि जब कंबशन में जिस चीज का कंबशन कर रहे हैं उसके हिसाब से बैलेंस, इधर फॉर्मेशन जिसका फॉर्मेशन हो रहा है उसके हिसाब से बैलेंस, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे अब देखो हाइड्रोजन कितने चाहिए, 6, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 2, तो हाइड्रोजन पूरे कर दो। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2 4, और 4 और 3 7, तो यहाँ पे कितने होने चाहिए, 7/2 कर दिया बैलेंस आपने। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना चाहिए, 1 मोल चाहिए। मैंने बताया ना फॉर्मेशन में हमेशा एक मोल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक कर रहे थे हम। तो अब ये कैसे बनेगा, हाफ ये कर दो और हाफ नहीं, H2 तो पूरा चाहिए ना, H2 तो ये देखो ये हाफ, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब हमें ओवरऑल रिएक्शन, ध्यान रखना, हमें ओवरऑल रिएक्शन क्या चाहिए, ये चाहिए। ये रिएक्शन कब आएगी हमारे पास, हमने ये लिखा, ठीक है, हमने ये लिखा, ठीक है, और एक हमने ये लिखा। हमें इस तरफ क्या चाहिए, C2H2 चाहिए, हमें इस तरफ C2H2 मिल गया। फिर हमें क्या चाहिए, H2 चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन हमें मिल गया। हाइड्रोजन कितने चाहिए, 2 चाहिए, 2 मोल चाहिए हाइड्रोजन के, तो हमें यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ठीक है, ओके। फिर हमें इस तरफ क्या चाहिए, C2H6 चाहिए। मतलब इस रिएक्शन को हम थोड़ा सा बदल के लिख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ, इसको ये मत समझना, मैं यहाँ पे, वैसे तो आप डायरेक्ट कर लेना इसको, पर मैं अभी आपको समझा रही हूँ इसलिए लिख के बता रही हूँ, जिसको नहीं आता वो इस तरीके से करना। आपने ये लिया O2, 2CO2 प्लस वाटर, और इसके लिए डेल HC जो आपके पास गिवन है, x1 गिवन है। ध्यान सुनना, अब हमें इधर चाहिए H2 वाली रिएक्शन ये है, चलो हमने कर लिया H2 वाली, H2 क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2H2 आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या हो गया आपके पास, ऑक्सीजन 2 से 2 कट के 2 से मल्टीप्लाई 2O2 आ गया आपके पास, 2 ऑक्सीजन आ गया आपके पास, कहाँ आ गया, 12, इसको O2 ले लो, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, 2H2 हो, और इसके लिए डेल H फॉर्मेशन कितनी गिवन थी, x3, तो ये इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी, ये तो 1 मोल की गिवन थी ना। अब हमें कितना चाहिए, यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 × x2, ये आपके पास आ गया, ठीक है। थर्ड इक्वेशन में हमें क्या चाहिए, इस तरफ C2H6 चाहिए, और हमें C2H6 कहाँ है, इधर है। तो अब इसको टर्न कर दो, उठा दो इसको वापस, उल्टा कर दो, CO2 3H2O, ठीक है, और ये इधर ले आओ, C2H6 प्लस 7/2 O2, ठीक है। अब इसकी जो डेल H है, अब ये पॉजिटिव थी, ये माइनस हो जाएगी, क्योंकि आपने क्या कर दिया, इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया। उल्टा करोगे तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, समझ रहे हो। तो आपके पास ये सारी वैल्यूज आ गई है, ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपके पास आ गई है, ये मैंने आपको सारा लिख के दिखा दिया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वाली रिएक्शन। चलो भाई, जितना कटता है उसको काट पीट दो, और उसके बाद जो बचता है वो लिख दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ध्यान से, कहाँ पे, यहाँ पे, तो आप देखो खुद यहाँ पे जो आपके पास x1 x3 और x2 गिवन है, ये सारी चीज़ आपके पास गिवन है। आपके पास यहाँ पे कितने बने वाटर, आपके पास वाटर मॉलिक्यूल बना 1, 3H2O आपके पास बना यहाँ पे, और हमारे पास कहाँ गए, मेरे पास, हाँ
ये देखो, और हमारे पास ये है, देखो अब इसको काट दो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 कट गए, ठीक है। अब उसके पास क्या बचा, अब इधर देखो, इधर हमें क्या मिल गया, C2H2 चाहिए, H2 चाहिए, CO2 नहीं चाहिए, ये कट गया यहाँ से, देखो कट गया, ठीक है। और यहाँ पे हमें मिल गया अब C2H2 प्लस 2H2, ये मिल गया। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे 7 हो गया, तो यहाँ पे काटो, और यहाँ पे कितना हो गया, ये 5 से कट गया, सब कुछ कट गया, और आपके पास बचा क्या, ये बच गया, ये बच गया, और ये बच गया। और आपको कुछ बैलेंसिंग में लग रहा हो उल्टा सीधा, तो अपना एक बार चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे ये बच गया, और मुझे क्या बच गया, यहाँ पे C2H6 बच गया, ये बच गया मेरे पास, तो सब कुछ बाकी कट गया। तो हमारे पास ये रिएक्शन आ गई, कंप्लीट आ गई। हमने ओवरऑल किया क्या, डेल एच ऑफ रिएक्शन मैंने बताया कैसे निकालते हैं, सम कर दो सबका, इसका इसका इसका, तो इसका क्या वैल्यू आ जाएगी अगर हम इसका डेल एच ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो हमने क्या किया, हमने पहले वाले में जो हमारे पास थी x1 लिख लो यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने उसमें प्लस, हमें सबको प्लस करना है। दूसरी हमारे पास क्या है, ये आई, ये हमने प्लस करी 2x2, वेरी गुड। तीसरा हमने क्या था, ये माइनस में है, इसको भी हम प्लस ही करें, पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -x3। तो हमारे पास डेल एच ऑफ रिएक्शन ये निकल के आ गई। इस तरीके से आपको करना है। हमारे पास डेल एच ऑफ रिएक्शन क्या निकल के आ गई, ये निकल के आ गई। तो होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है। आप क्वेश्चन बता दोगे तो आपको पेपर में कैसे करना है, पेपर में कुछ नहीं करना, आपको पेपर में ये देखना है, अच्छा C2 आपके पास C2H2 की देर गिवन है और इसका कंबशन गिवन है, तो दोनों इस तरफ आएंगे, और जो आपके पास वाटर जिसका गिवन है वो इस तरफ आएगा। तो वाटर इसमें गिवन नहीं, तो वाटर वाटर कट जाएगा, तो मतलब हाइड्रोजन तो इधर ही दिख रहा है आपको। भैया आप ये आपको सारा दिमाग में चलाना है, तो आपको बस डायरेक्ट कर देना कि C2 इधर है, X2 ये माइनस कर दो इसमें से, और ये हाइड्रोजन कैसे, एक हाइड्रोजन से बनता है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से आपको डायरेक्ट, इसलिए कह रही हूँ प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है ना, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन दिखा देती हूँ मैं आपको। अब बस इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, डेल एच फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ रिएक्शन। अगर डेल एच किसी भी रिएक्शन का गिवन है आपके पास, ये पूरी आपकी रिएक्शन का गिवन है, ठीक है, ये आपके पास रिएक्शन का गिवन है, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, ये गिवन है, और बोल रहा है कि डेल एच फॉर्मेशन की जो है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है HF की, वो आपको गिवन है ये, ठीक है। तो आपको बताना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl की, HCl को बनने के लिए कितनी उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की जरूरत होगी, तो वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन कैसे करोगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे, वैसे ही करोगे जैसे पहले किया। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, तो HF जब बनता है तो वो किससे बनता है, आपको पता है 1 मोल बनाना है, तो 1 मोल कैसे बनेगा, H2 प्लस आपके पास F2 है, ठीक है। और मैंने कहा यही चार्ट याद रखना, देखो यही चार्ट याद रखना, F2 किस में, गैस में, H2 किस में, गैस में, गैस में, और ये गैस में। अब इस रिएक्शन का ये 1 मोल के हिसाब से बन गई, पर हमें कितना मोल गिवन है, इसके 2 मोल गिवन है, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है इतनी, डेल एच जो फॉर्मेशन गिवन है वो -268.3 है, ये गिवन है। 2 मोल के लिए क्या हो जाएगा इसके अंदर, यहाँ पे आप कितने हाइड्रोजन कर दोगे, 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, फ्लोरीन क्या हो गए, 2 हो गए, तो आपने ये पूरी रिएक्शन को बैलेंस कर दिया, ठीक है। अब हम करते हैं इसके अंदर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, आपको किसी पूछ रखा है, फॉर्मेशन पूछ रखा है HCl का, तो आप HCl इधर लिख लो। कैसे बनेगा HCl, आप देखो कैसे बनता है, ये हाइड्रोजन H2 में होगा और Cl2 होगा, यही होगा ना, हाइड्रोजन रहा और Cl2 रहा, समझ रहे हो आप मेरी बात, इसीलिए कहा मैंने वो चार्ट याद कर लो, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लो, ये कितना चाहिए HCl, 2 मोल है, 2 मोल है, कितने हो गए इसमें, 2 आपको ये भी बैलेंस हो गई, और इसके लिए डेल एच फॉर्मेशन आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। और दूसरी बात, जो आपके पास जो ओवरऑल रिएक्शन, अब इसकी ओवरऑल रिएक्शन क्या बन रही है हमारे पास, ये देखो इसकी अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, तो आप इसको, अब आप क्या करोगे, मैंने क्या बताया था, इस तरीके से करोगे इन रिएक्शंस को। भाई इसको आप क्या करोगे, आपको HCl की सब चाहिए, इस तरफ चाहिए, इस तरफ चाहिए HCl, तो आप इसको उठा के उल्टा कर दोगे, क्या कर दोगे, इसको उठा के उल्टा कर दोगे, और फिर उसके बाद वो रिएक्शन लिखोगे और उसके हिसाब से एंथैल्पी निकालो। अब वो आप खुद करके देखना, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताती हूँ, इसका शॉर्टकट कैसे करना है। जैसे हमने पूछा है डेल एच रिएक्शन का पूछा है ये, और हमें इसका प्रोडक्ट का, इसका फॉर्मूला क्या पता है, H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट। भाई फॉर्मेशन ही तो पूछा है, अगर कंबशन साथ में दे रखा हो, कुछ दे रखा हो, तब तो हम करके देखें। अब यहाँ पे डेल्टा H फॉर्मेशन दे रखा है, डेल H ऑफ पूरी रिएक्शन का गिवन है, और डेल्टा H फॉर्मेशन ही पूछा है, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाओ। आपके पास क्या होता है, डेल H फॉर्मेशन का क्या होता है, आप पढ़ते हो H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट, आप पूरा उसकी फॉर्मेशन की आप पूरी रिएक्शन का लिख सकते हो। रिएक्शन का भी यही होता है। आप कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट की क्या गिवन है आपके पास, प्रोडक्ट में क्या है, HF है, क्या गिवन है आपके पास, 2-268.3, ये आपके पास गिवन है, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे गिवन है। अब आप इसमें क्या करोगे, यहाँ पे देखो आपके पास क्या हो गया, प्रोडक्ट में क्या है आपके पास, प्रोडक्ट में आपके पास है यहाँ पे
आपके पास है HF, ठीक है, तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 मिनट हवा चल रही, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस रिएक्टेंट में क्या गिवन है आपके पास, रिएक्टेंट में आपके पास गिवन है 2 HCl, 2 मोल आपके पास HCl के गिवन है, तो 2 मल्टीप्लाई HCl का जो गिवन है वो लिख दो यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या ये ऐसे ही होगा, चेक करते हैं। इसकी रिएक्शन का कितना गिवन है, रिएक्शन की एंथैल्पी गिवन है -352.8, ये गिवन है, ठीक है। अब एक मिनट, ठीक है, तो आप ऐसे करोगे, आप लिखोगे इसके अंदर कि यहाँ पे अब हम लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ से ये जो है ये आपके पास है -2 HCl है आपके पास यहाँ पे गिवन है ये वाला, इससे आप क्या करोगे यहाँ पे इनको सॉल्व कर लेना और यहाँ से इसका आंसर निकाल, ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी बात, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, यहाँ से इसका आंसर निकाल देना, डायरेक्ट निकल जाएगा। ये सॉल्व आप खुद करोगे, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को करना है। एक क्वेश्चन आपके पास ये है, गिवन दैट, इतना आपके पास ये सब गिवन है आपके पास, और उसके लिए डेल H रिएक्शन का आपके पास ये गिवन है, ठीक है। इसने बोला कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3। इसने कहा कि SO3 की फॉर्मेशन के लिए आपको कितनी एंथैल्पी की जरूरत होगी, कितनी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी SO3 के लिए, वो आप उसकी वैल्यू हमें बताओ। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 हमें उसने पूछा है, और आपको जो रिएक्शन है उसका स्टैंडर्ड जो आपके पास पूरा गिवन है डेल H, वो आपके पास ये गिवन है। तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे, आप देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आप देख रहे हो इसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे SO3 बन रहा है, पर कितने मोल बन रहे हैं, 4 मोल बन रहे हैं। इसका मतलब जो ये एनर्जी गिवन है कितने मोल की गिवन है, ये 4 की गिवन है। 4 मोल ऑफ SO3 की एनर्जी कितनी होती है, इतनी। 4 मोल की एनर्जी कितनी दे रखी है, -1590, तो 1 मोल की आपको निकालनी है। वो कैसे निकालोगे, तो आप इसको क्या करोगे, डिवाइड बाई 4 कर दोगे, 4 से डिवाइड करके आप इसको निकालोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 मोल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, वो और आपको साथ साथ बता देती हूँ। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कभी भी गिवन हो, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाए, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, तो वो कैसे निकालते हैं। देखो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है कि इसको हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ देखो किसी भी सब्सटेंस की अगर आपको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किसी भी सब्सटेंस की निकालनी हो तो वो कैसे निकालोगे, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ इट्स डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन बनता कैसे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके बनता है। तो किसी भी सब्सटेंस की अगर आपको एंथैल्पी निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे एंथैल्पी, उसकी एंथैल्पी अगर आप सॉल्यूशन के केस में बात कर रहे हैं तो कैसे निकालोगे, एंथैल्पी कैसे निकालोगे, चेंज इन व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो है वो डिसॉल्व हो रखा हो किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, तो उसके दौरान जो एंथैल्पी चेंज होती है वो होती है एंथैल्पी सॉल्यूशन, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हो, डेल H सॉल्यूशन, इस तरीके से आप उसको लिख लो, लैटिस, ठीक है, माइनस डेल H नॉट हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। ये इस तरीके से ये फॉर्मूला लगता है। कई बार क्या होता है पेपर में आपको ये लैटिस गिवन होती है, हाइड्रेशन ये वाला गिवन होता है और हाइड्रेशन पूछ ले, तो आपको इस तरीके से ये फॉर्मूला लगा के निकालना है, ठीक है। इस फॉर्मूले से आपको उसको करना है, ठीक है। यहाँ पे लैटिस एनर्जी एंथैल्पी की बात करती हूँ यहाँ पे कि लैटिस एंथैल्पी अगर आपसे पूछ ले तो आपको किस तरीके से करना होता है, तो इसको हम बताते हैं कौन से मेथड से, इसको हम बताते हैं बोन हैबर साइकिल से, बोन हैबर साइकिल से हम इसको क्या करते हैं, बताते हैं, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी होती क्या है, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लैटिस एनर्जी होती क्या है। देखो क्या होता है, जब भी आपके पास, देखो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखवा देती हूँ फिर आपको बताती हूँ क्या होती है, ठीक है। ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है, ठीक है। तो ये होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो निकल रही हो जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड, क्या किसकी बात करें, जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड क्या कर रहा हो, बन रहा हो किससे, फ्रॉम इट्स गैसियस कैटायन और एनायन से, जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड बन रहा हो तो उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को बोलेंगे लेटिस एनर्जी, ठीक है। क्या बोलेंगे, लेटिस एनर्जी। दूसरा इसकी डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि अगर 1 मोल जो आपके पास जो ये आपके पास आयनिक कंपाउंड है उसको तोड़ते हैं किसके अंदर, उसके गैसियस कैटायन और एनायन के अंदर, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल, ठीक है, कितना, 1 मोल ऑफ इट्स, बात करी जाए किसकी, गैसियस जो आयनिक कंपाउंड हो किस में टूटना, गैसियस कैटायन और एनायन में। तो जो एनर्जी यहाँ पे हम देते हैं, जो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो लेटिस एनर्जी होगी, ठीक है। तो चाहे वो आयनिक कंपाउंड बन रहा हो चाहे आयनिक कंपाउंड टूट रहा हो, तो उस दोनों के दौरान जो भी एनर्जी जो है रिक्वायर होती है और जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो लेटिस एनर्जी होती है। क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही तो लेटिस एनर्जी नेगेटिव हो गई, मतलब एक्सोथर्मिक, लेटिस एनर्जी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। इतना आपको मैंने बता दिया, ठीक है।
लैटिस एनर्जी को जो है हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, किसी की भी अगर आप एंथैल्पी निकालना चाहो लैटिस की एंथैल्पी, तो वो किस तरीके से निकालोगे, बोन हैबर साइकिल से आप निकालोगे। और इसको डिटेल में जो हम पढ़ते हैं अलग से, तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ता है, इसमें कैसे करते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। देखो इसके लिए हम बोन हैबर साइकिल का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने मान लिया, आप एग्जाम्पल ले लो, NaCl है आपके पास, ठीक है। NaCl के लिए फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए, सोडियम चाहिए उसकी नेटिव स्टेट में, और आपके पास हमें क्लोरीन चाहिए। ये हो गया फॉर्मेशन, डेल HF फॉर्मेशन। जो हमने पढ़ा था हेस लॉ, उसमें हमने क्या कहा था कि बहुत सारे स्टेप्स में रिएक्शन हो रही होगी, और जो सभी स्टेप्स में जो इसके अंदर हमने कहा था कि अगर हम चेक करते, मान लो इस स्टेप सिंगल स्टेप में है, मान लो ये, ठीक है, गिवन है, इसके लिए कुछ डेल्टा HF इसकी फॉर्मेशन की वैल्यू गिवन होगी, लेकिन ये किस किस प्रोसेस से जाई है, इसके अंदर NaCl बना है, अगर उन सभी स्टेप्स को अगर हम जोड़े तो उनकी एनर्जी भी सेम होगी, जितनी यहाँ पे इस सिंगल स्टेप में जो आई है उस एनर्जी के बराबर ही होगी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कैसे बना होगा, अगर इसको करेंगे तो सोडियम जो है, सोडियम यहाँ पे क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, सॉलिड में है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये गैसियस स्टेट में आया होगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए सोडियम का, यहाँ पे क्या चाहिए आपको, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, NaCl बना रहे हो, यानी कंपाउंड बना रहे हो, तो आपको सोडियम को Na पॉजिटिव कैटायन एनायन में, क्लोरीन को इसमें एनायन में ले जाना पड़ेगा। तो Na किस में ले जाओगे, Na पॉजिटिव में। तो Na पॉजिटिव में डायरेक्ट आप नहीं ले जा सकते सॉलिड से लिक्विड, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो आपने पढ़ा आयनाइजेशन एनर्जी में कि अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, तो निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो वो होती है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी इनटू इट्स गैसियस आइसोलेटेड एटम। जो अगर उसका कैसा फॉर्म में होना चाहिए, वो गैस फॉर्म में होना चाहिए, उसके बाद आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो आपको जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो पहले इसको सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमने इसको गैस में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, किसी सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर लिया है, और उसके बाद अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो सॉलिड से गैस में जा रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है, यहाँ पे हम कुछ सब्लिमेशन एनर्जी दे रहे हैं, इसको तो पॉजिटिव फॉर्म में लिखना, ठीक है। फिर पॉजिटिव है यहाँ पे, सॉरी गैस में आ गया। अब ये क्या कर रहा है, कैटायन में जा रहा है, और ये इसने बना दिया Na पॉजिटिव बना दिया आपके पास। और अब जो सोडियम से अब गैसियस फॉर्म में, उसको किसी आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में, अब वो न्यूट्रल फॉर्म में, वो आप उसको Na पॉजिटिव में कन्वर्ट करो तो आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, वो होगी आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ऐसे आपने क्या किया होगा, क्लोरीन है सबसे पहले, ये यहाँ पे क्लोरीन का जो है, यहाँ पे हमने अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव है, आपने देखा है यहाँ पे 1 मोल की हमें जरूरत पड़ी है, यहाँ पे सॉरी हाफ मोल की जरूरत पड़ी है। तो हमें क्लोरीन जो है यहाँ पे गैस में तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी हमें जरूरत कितनी पड़ी है, सिर्फ इतनी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको तोड़ना पड़ेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन हमें इसे क्या करना है, इसको हाफ, इतनी, क्योंकि हमें इसको हाफ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सॉरी उसके बाद आपने क्या किया होगा, क्लोरीन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेने में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं कि जब भी किसी आइसोलेटेड एटम में अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो निकलती है वो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पे माइनस में होती है इसकी वैल्यू, और आपने क्या बना दिया, Cl नेगेटिव। अब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिलके इन्होंने बना दिया NaCl, और इन दोनों ने मिलकर जब NaCl बनाया है तो 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनने में जो एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पे, तो उसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो आप इसकी टोटल अगर आप एनर्जी देखते हो, डेल HF फॉर्मेशन जो इस स्टेप की आई है वो किसके बराबर होती है, इन सब का सम कर दो, बराबर ही होती है। सब्लिमेशन एनर्जी की बात करें, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की बात करें, ठीक है, प्लस यहाँ पे हमने आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, प्लस यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमें देनी पड़ी है बाई 2, लेकिन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है, और यहाँ पे लैटिस एनर्जी माइनस करनी पड़ेगी। तो ये जितना भी इसका जो सम निकल के जो भी आंसर आएगा वो इसके बराबर ही होता है, उतना ही इसकी होती है, ठीक है। तो बॉन्ड हैबर साइकिल में हमने अगर डायरेक्ट, जैसे आपने NaCl का भी किया ही है ना, तो हमने डायरेक्ट क्या लिख लिया, हम इसको लिख लिया कि अगर हम डेल्टा HF फॉर्मेशन देखें NaCl की जो आती है, जो गिवन है, वो किसके बराबर होती है, हमने पढ़ लिया उसको कि वो डेल H ऑफ सब्लिमेशन, ये मैं सब पढ़ा चुकी हूँ आपको, ठीक है, ये इसके बराबर है हाफ। अगर हम बात करें डेल डिसोसिएशन करना है किसका, क्लोरीन का, जो आपने Cl2 लिया है उसका मॉलिक्यूल का आपने क्या कर दिया, डिसोसिएशन कर दिया और उसमें सिंगल निकाल लिया आपने, और फिर आयनाइजेशन कर दिया किसका आपने, अब आप देख रहे हो सोडियम का आपने आयनाइजेशन कर दिया, आयनाइजेशन एनर्जी दी उसको, प्लस इसमें आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आप देख, यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें क्या करनी पड़ रही है, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस क्या हो गया आपको, जो डेल एच जो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन हो गया, प्लस आपके पास माइनस क्या हो गया, डेल एच लैटिस ऑफ
किसकी बात करें, NaCl की। तो इस तरीके से आपने ये पूरा कर लिया, ठीक है। तो ये कोई नहीं पूछता एग्जाम में, बस इतना ही पूछ लेंगे। अगर पूछेंगे भी कि लैटिस एनर्जी की एंथैल्पी हम कैसे निकालते हैं, तो वो हम निकालते हैं बोन हैवर साइकिल से, इतना ही पूछते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये कर लिया, क्योंकि लैटिस एनर्जी का पूरा कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते हैं, अब हमने ये कर लिया। और लैटिस एनर्जी का जो पूरा कॉन्सेप्ट, लैटिस एनर्जी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, तो वो अभी हम यहाँ डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे एक और टॉपिक आपको समझाती हूँ, एंट्रोपी के बारे में। मैंने एंट्रोपी आपको पढ़ा दी है, नो डाउट मैंने एंट्रोपी आपको पूरी पढ़ा दी है, पर वहाँ पे एक चीज़ छूट गया था, वो मैं यहाँ समझा देती हूँ। एंट्रोपी मैंने क्या बताया, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, या हम कह सकते हैं डिसऑर्डरनेस सिस्टम में कितना है, वही आपकी एंट्रोपी होती है। मैंने आपको बताया था डेल एस क्या होता है, Q/T रिवर्सिबल, हमने पढ़ा था ये सारा पढ़ लिया था कि ये रिवर्सिबल में क्यों लिखते हैं इसको, ऐसे सब पढ़ा चुकी हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, अगर हमें किसी की भी डेल एस टोटल निकालनी हो, ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं, अगर सिस्टम और सराउंडिंग की, ये एक फॉर्मूला याद रखना, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, डेल एस सराउंडिंग, वो अगर हम बात करें सराउंडिंग की तो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, ठीक है। डेल एस सिस्टम क्या होती है अगर हम बात करें, तो Q सिस्टम अपॉन T, ठीक है। डेल एस सिस्टम क्या होती है, Q सिस्टम अपॉन T। और बाकी मैंने आपको बता रखा है किस तरीके सब फ्यूजन का, डिसोशिएशन का, फ्यूजन का, वेपराइजेशन का, सब्लिमेशन का, वो सब मैंने बता रखा है। मैं एक बार फिर से बताती हूँ, अगर फ्यूजन की बात आए तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, डेल H फ्यूजन अपॉन मेल्टिंग पॉइंट, ये सब मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैंने बोला था डेल एस वेपराइजेशन की बात करें तो डेल एच वेपराइजेशन अपॉन T बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद डेल एस अगर सब्लिमेशन में आ जाए तो डेल एच सब्लिमेशन अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। ये सारा मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, सारा आपको मैं बता चुकी हूँ। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, अगर आपसे आ जाए, यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एंट्रोपी किसी भी रिएक्शन की बताओ क्या होगी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की गिवन हो, ठीक है, आपके पास, माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। ये इस तरीके से इसको क्वेश्चन को निकाल लेना, ये याद रखना, क्योंकि मैं एक दो क्वेश्चंस मैंने खुद ने ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, क्योंकि क्वेश्चंस में डायरेक्ट भी आ जाता है, तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है। अब हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, पढ़ तो हमने लिया है पर उसको एक अलग फॉर्म में, भाई सिंपल, जैसे भाई हमें तो ऐसे चाहिए, तो आपने बताया नहीं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। देखो सेकंड लॉ अगर हम पढ़े थर्मोडायनेमिक्स का, तो क्या होता है, देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम कहें कि जितना भी आपके स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं उसमें याद रखना डेल टोटल एनर्जी, अगर हम बात करें एंट्रोपी की बात करें, तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव। याद रखना जितने भी आपके स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं उसमें टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ था। और मैं आपको थर्मोडायनेमिक एक चीज़ और, थर्मोडायनेमिक क्या था कि जो टोटल एनर्जी, मैं लिखवा देती हूँ, टोटल एनर्जी, अरे यार रुक एक मिनट, टोटल एंट्रोपी चेंज की अगर हम बात करें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये याद रखना, ठीक है। एक चीज़ और मैं दो चार छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे लिखवा देती हूँ। डेल जी अगर आपसे पूछे, मैंने आपको बताया था ये है एक तरह से हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, और भी बहुत सारे तरीके मैंने बताए थे खोल के कैसे लिख सकते हो उसको, ठीक है। तो ये आपके पास गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है सिंपल वाली, और मैंने और सारी आपको सिंपली किस तरीके से इसमें वैल्यू पुट करके क्या बन जाती है वो भी सब बता चुकी हूँ, वो यहाँ पे वापस लेके नहीं आऊँगी। एक मैं और बताती हूँ आपको, गिब्स एनर्जी में डेल जी अगर मैंने क्या बोलता है, जीरो कब होता है, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन में डेल जी जो होता है वो जीरो होता है, मतलब वहाँ पे क्या रिवर्सिबल मतलब एक तरह से इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, वहाँ पे डेल जी जीरो होता है। डेल जी जो होता है ग्रेटर देन जीरो, मतलब क्या होता है, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो ये होता है नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए, ठीक है। डेल जी स्मॉलर देन जीरो ये होता है स्पॉन्टेनियस के लिए, क्योंकि यहाँ पे डेल जी की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, जीरो से भाई कम हो गया तो डेल जी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, डेल जी यहाँ क्या है, पॉजिटिव। तो ठीक है, तो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं वो, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं एक बार थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। थर्ड लॉ ने क्या कहा था, थर्ड लॉ की स्टेटमेंट ही पूछ सकते हैं और तो कुछ नहीं है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था कि एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर, देखो क्या लिखोगे इसमें, एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर crystalline substance approaches zero as the temperature approaches absolute zero,
ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो। ये है थर्ड लॉ ऑफ आपके पास थर्मोडायनेमिक्स का कि एंट्रोपी किसी भी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का क्या होती है, एंट्रोपी जीरो हो जाती है अगर उसका टेम्परेचर अप्रोच कर रहा हो एब्सोल्यूट जीरो को। तो वो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने ये स्टेटमेंट दी थी, आपको ये स्टेटमेंट इतनी याद रखनी है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जितना भी बच रहा था, जितना कुछ था जो थोड़ा बहुत रह गया था, वो मैंने आज इस वीडियो में आपको करा दिया है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स थे, लाइनें थी, वो मैंने आपको बता दी। और मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं गई क्योंकि मैंने पूरा का पूरा आपको समझा रखा है, ये अच्छे से आप कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का अब हमारा एक भी पार्ट नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। मैंने पूरी थर्मो आपको करा दी है, अच्छे से कराई है, डिटेल में कराई है। और आप किसी भी एग्जाम के लिए आप थर्मो करो, ये सफिशियंट है, आप हर एग्जाम के लिए आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है। नेट में थोड़ा सा इससे ज़्यादा आता है, नेट को छोड़ो, IIT जैम की तरह लगा लो कि वहाँ पे भी ये आपको काम आ जाएगी। ये थर्मो सफिशिएंट है, आप आराम से इसको कर लो और इसको सीख लो। आगे कभी भी थर्मो में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और थर्मो तभी आएगी तब आप क्वेश्चंस लगाओगे, तो आप क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है ना। थैंक यू।